टीजर के बाद से ही विवादों में है। कमेंट वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने फिल्म को देखा नहीं है। कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। तब का एक वर्ग विशेष के लोग जो है वो नाराज हो रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, देख लेने की बात करते हैं। आतंकवाद से जुड़े हुए लोग इसके अंदर एक मजहब ढूंढ रहे हैं, असहज कर देने वाली चीजों को बाहर लेकर आ रहे हैं, तो कुछ लोग तो परेशान हो गए। फिल्म का मकसद सच्चाई को कहना था, कभी किसी को टारगेट करना था ही नहीं। जहां पर मदरसों की आड़ में वो टेररिस्ट तैयार किए जा रहे हैं, ये सच है। इस तरीके के वीडियोस अवेलेबल हैं। तुम फना जब हो जाओगे, जब फिदायीन बन के जब तुम ये घटना को अंजाम दोगे, तो उसके बाद जब तुम जन्नत में जाओगे तो तुमको 72 हूरें जो है वो मिलेंगी। मुझे लगता है कि सिनेमा जितना एक पावरफुल मीडियम है जो समाज के अंदर एक जागृति ला सकता है, उसका इस्तेमाल अगर बेहतर और संजीदा चीज़ों पर किया जाए तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। मुझे नहीं लगता कि सरकारों का हस्तक्षेप इस तरीके की चीज़ों के अंदर होता है। रानी चैटर्जी के बारे में कि उन्होंने उन्होंने तो फिल्म देखी ही नहीं है और वो इसके बारे में धारणा बना के बैठी हैं बाकी सारे लोगों के जैसे। आप एटलीस्ट देख तो लीजिए। शायद हो सकता है कि आपको अपनी शब्द फिर वापस लेने पड़े। इस तरह की धमकियाँ आ रही हैं, मुझे लगता है कि आई एम डन विद दिस वन फिल्म। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं और कोई फिल्म जब अपने टीजर और ट्रेलर से ही समाज में सिहरन पैदा कर दे, झकझोर कर रख दे, एक अलग तरह की चर्चा पैदा कर दे, तो क्या कहेंगे। मैं इस समय बात कर रहा हूँ 72 हूरों की। और 72 हूरें के जो कर्ता धर्ता हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा संजय पूरन सिंह चौहान जी का, जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, और गुलाब सिंह तंवर जी का, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। पहले तो 72 हो रहे हैं, जिस तरीके से इतनी मेहनत, इतने संघर्ष, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके पीछे की कहानी। अब जिस तरीके से चर्चा हो रही है, चाहे इसके पक्ष में या विपक्ष में, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जब आपकी फिल्म चर्चा में होती है, वो भले ही किसी भी वजह से हो, लेकिन लोग उसके बारे में बात करते हैं तो ये फीलिंग तो बहुत अच्छी होती है। मैं ये बात ईमानदारी से कहूँगा आपको। फिर आप चाहते हैं कि सही वजहों से उसकी चर्चा हो। ये टीज़र के बाद से ही विवादों में है और परेशानी का सबब ये है कि कमेंट वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने फ़िल्म को देखा नहीं है, सिर्फ़ उसके नाम की वजह से या फ़िल्म का जो सब्जेक्ट है उसकी वजह से। तो लेकिन हाँ, एक एक्साइटमेंट ज़रूर है 7 तारीख को, क्योंकि फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है 7 जुलाई को। तो रिएक्शंस कैसे होंगे, कितना लोग पसंद करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में सोच के एक ऐसा तो है। गुलाब जी, फिल्म के साथ अभी जिन लोगों ने देखा नहीं है, सिर्फ टीजर और ट्रेलर से ही फिल्म के बारे में एक राय बना लेना, क्या कहाँ तक आपको सही लगता है। और क्योंकि आपने देखा है, आप दोनों ने, कि शुरुआत से ही बहुत परेशानियों के साथ में, चैलेंजेस के साथ में आज फिल्म 7 जुलाई को रिलीज़ के लिए तैयार है। इस कंट्रोवर्सी को कितने हद तक आप सही मानते हैं। देखिए, कंट्रोवर्सी होना एक बात है, उसको सही या गलत मानना ये अलग बात है। कंट्रोवर्सी हुई है, लोग कह रहे हैं और कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है जिसको कंट्रोवर्शियल बना देना चाहिए था, क्योंकि फिल्म, जैसा कि बार बार हम सब बोलते हैं, फिल्म के निर्देशक भी बोलते हैं, हम भी बोल रहे हैं, फिल्म से जुड़ा हर व्यक्ति बोल रहा है कि कंट्रोवर्सी कुछ है नहीं। जो हालात समाज में चल रहे होते हैं उनके बारे में चर्चा करना, उनके ऊपर नई नई कहानियां गढ़ना, उनको दिखाना, उनके माध्यम से मनोरंजन और उसके समाज, उसके कोई क्या आधार बन सकता है, कैसे चीज लोग इसको समझ सकते हैं, उसके ऊपर हर फिल्मकार काम करता है और फिल्म बना के लेके आता है। अब नाम बेहतर हुए वो सुन के ही लोग, एक तबका, एक वर्ग विशेष के लोग जो है वो नाराज हो रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, देख लेने की बात करते हैं। रोज कहीं ना कहीं से अलग अलग विभिन्न देशों से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं। ट्विटर पे धमकियाँ मिल रही है, इंस्टा पे धमकियाँ मिल रही है, फेसबुक पे मिल रही है, फ़ोन पे मिल रही है। लेकिन ये बड़ा अनयूजुअल है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या किसी व्यक्ति को सच बोलने का अधिकार नहीं है? या कोई चीज़ जो समाज में चल रही है, कुछ छुपा नहीं है? आतंक कोई अनहोनी या काल्पनिक वस्तु नहीं है। आतंक से पूरा विश्व, हर व्यक्ति, जो भी इंसान इस धरती पे है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वजह से परेशान है, प्रताड़ित है। उसके बारे में बात करना, उसके बारे में एक कहानी का निर्माण करना, और जो कि आपके इर्द-गिर्द, आपके आस-पास घट रही है, उसको कहना, कहाँ गलती है और उसमें क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है। संजय जी, आइडिया कहाँ से आया। और जैसे कि गुलाब जी बात कर रहे हैं कि हर दिन धमकियाँ,
अलग अलग चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया पर। आपको तो आइडिया था ही कि ये सब चीज़ें होंगी, डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से? आप दोनों से पूछना चाहूँगा। देखिए, ये जैसे फिल्म के ट्रेलर, क्योंकि अब ट्रेलर आ चुका है और आप उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म टेररिज्म के बारे में बात कर रही है, फिदायीन्स के बारे में, जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, मानव बॉम्ब, उनके बारे में बात कर रही है। आतंकवाद से जुड़े हुए लोग इसके अंदर एक मजहब ढूंढ रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद कह रहे हैं। विवाद इसी चीज़ को लेकर है, क्योंकि लोगों ने इसको देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि आप एक विशेष वर्ग को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं इस सब्जेक्ट को चुन रहा था तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये कुछ लोगों को असहज करेगी, ये था। लेकिन मुझे ये लगता था कि समाज में सभी तरीके के लोग होते हैं, उन्हीं से समाज बनता है। ऐसे भी लोग होंगे जो उसको समर्थन देंगे, क्योंकि ये गंभीर समस्या है जिसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। आप उसको विशेष वर्ग को टारगेट करने का नाम लेकर इसको अंडर द कारपेट नहीं डाल सकते। इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। क्या आतंकवाद नहीं है? रही बात ये कि ये सब्जेक्ट कैसे आया, इसके बारे में देखिए, ये बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है। हमने हमारे देश के अंदर न जाने कितनी आतंकवाद की, दहशतगर्दी की घटनाओं को देखा है। मुंबई ने लगातार बहुत बड़े-बड़े हमलों को सहा है और आज आतंकवाद पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। अक्सर हम देखते हैं वर्ल्ड लीडर्स इसके बारे में बात करते हैं। त्रस्त है पूरी दुनिया। तो ये एक मौजू है इसका, जो मुझे लगता है कि इस पे बात करने की ज़रूरत है। ये अभी इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको देख के जब आप एक संजीदा किस्म की फ़िल्म बनाने की बात सोचते हैं और अब आप ऐसे गंभीर विषय को उठाते हैं, तो कहीं न कहीं आप ये बात जानते हैं कि जब आप चीज़ों को असहज कर देने वाली चीज़ों को बाहर लेकर आ रहे हैं, तो कुछ लोग तो परेशान होंगे और वो फिर अपना रिएक्शन जो है वो देंगे। तो मैं इसके लिए तैयार था, लेकिन इस तरीके से वो रिएक्शंस आएँगे, ये मेरे को उम्मीद नहीं थी। बिकॉज़ मुझे लगता है कि हमारे समाज में सभ्य लोग हैं और जो कहीं न कहीं बात करने की जो हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि आप चर्चा करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, उसके लिए तैयार होंगे। लेकिन ये मुझे देखकर कि बिना देखे, बिना उसको समझे, उसके बारे में रिएक्शंस जो आ रहे हैं, ये थोड़े चौंका देने वाले हैं। गुलाब जी, जो लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, उन लोग को बोलते नहीं है पहले फ़िल्म देखे। मैंने फ़िल्म देखी है और ये चीज़ बता दूँ कि ख़ासकर एक समुदाय के लोग या सभी लोग उसमें से नहीं है जो उद्वेलित हैं या परेशान हैं या इसको लेकर अ, एक तरीके की एक राय बना रहे हैं। कुछ लोगों की हैं जो रियल में मतलब मुस्लिमों की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम युवाओं को जो भटकाते हैं, बरगलाते हैं, ख़ासकर मुल्लाओं की बात करें, उनके खिलाफ है। और मेरा ये मानना है, वो आप ज़्यादा अच्छे से बताएँगे कि जब ये फ़िल्म देखेंगे तो उनकी एक अलग राय बनेगी। देखिए, फ़िल्म का मकसद सच्चाई को कहना था, कभी किसी को टारगेट करना था ही नहीं। और मैं हमेशा से इस स्टैंड को मेंटेन कर रहा हूँ कि जो सेंसिबल लोग देखेंगे वो इस बात को समझेंगे कि आपकी मंशा क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं और आप ये क्यों कहना चाहते हैं। क्या ये सच नहीं है कि आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं? आतंकवाद के अंदर युवा किस तरीके से सम्मिलित हो रहे हैं? क्या वो भटका हुआ रास्ता नहीं है? अगर कोई उनकी बात करता है तो इसमें गलत क्या है? और जो इस डॉक्ट्रिन को प्रमोट करते हैं, ऑफ कोर्स उनको असहज होना स्वाभाविक है, लेकिन उनके सपोर्ट में बाकी लोगों का आना, ये चौंका देने वाला है। जो धमकियों की फॉर्म में, ट्रोलिंग की फॉर्म में और अलग-अलग तरीके से इस पर रिएक्ट कर रहे हैं और इंटेंशंस के ऊपर डाउट कर रहे हैं कि आप हमें टारगेट करने के लिए फ़िल्म बना रहे हैं। भई आप इतनी ज़हमत क्यों उठाएँगे किसी को टारगेट करने के लिए? जो काम जो लोग वो कर रहे हैं कमेंट्स पास करके, ये तो वैसे भी किया जा सकता है। इतनी ज़हमत उठा के, इतनी मुश्किलों से आप एक फ़िल्म बनाते हैं सिर्फ़ इसलिए कि आपको किसी को टारगेट करना है। इन सब चीज़ों के बीच में लोग ये भूल जाते हैं कि वो एक गंभीर विषय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप टेररिज्म को डिफेंड करने पर आ गए या वो लोग जो उसे प्रमोट करते हैं, आप उनके डिफेंस में उतर आए हैं। तो उन्हें कहीं न कहीं ये सोचने की ज़रूरत है कि भई आप ठीक है, नापसंद कर सकते हैं, आपको जो कोई चीज़ है उससे आपत्ति हो सकती है, मगर उसकी एवज़ में आप टेररिज्म को, दहशतगर्दी को तो डिफेंड मत करिए, आप उस डॉक्ट्रिन को तो डिफेंड मत करिए। क्या ये सच नहीं है कि उनको 72 हूरों का लालच दिया जाता है? कितनी बार हमने वो नार्को टेस्ट, वो वीडियोज़ देखे हैं, वो पढ़े हैं हमने उनकी टेस्टिमनीज़, उन टेररिस्ट की जो टेररिस्ट रहे हैं। इन तरीके के जहाँ ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, जहाँ पर ले जाके इनको ये शिक्षा दी जाती है, उसके अंदर उनको 72 हूरों का सपना दिखाया अच्छा, आपने प्रॉपर रिसर्च की होगी। कहीं मेंशन है कुरान में या कहीं पर कि 72 हूरें मिलेंगी?
देखिए, हम बात कर रहे हैं आतंकवाद की, और मैं आपके सवाल से साइड में आते हुए इस बात का जवाब दूसरी तरीके से देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में 72 हुरों का इस्तेमाल किया है वो है टेररिज्म के अंदर, कि किस तरीके से उन टेररिस्ट कैंप्स को, उन जहाँ पर मदरसों की आड़ में वो टेररिस्ट तैयार किए जा रहे हैं, उनको जो शिक्षा दी जाती है उसके अंदर 72 हुरों का इस्तेमाल कैसे दिया जाता है, मैंने उसके कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल किया है। ये सच है, इस तरीके के वीडियोस अवेलेबल हैं, आप न जाने कितने इस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियोस हैं जहां पर आप ये देखते हैं कि वो किस मेथोडोलॉजी के साथ में उनको तैयार किया जाता है, इसके अंदर लेके आया जाता है। जो मैं भी पहले भी कह रहा था ये बात कि AK-47 जब उस टेररिस्ट के हाथ में आती है, उससे कहीं पहले उसको एक विचार दिया जाता है, वो एक थॉट दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा जहरीला होता है। ये उसके बारे में बात कर रही है, और उसके अंदर एक बड़ा जो बात होती है, सिग्निफिकेंट चीज़ जो उनको बेची जाती है, या जो सिग्निफिकेंट अफ़ीम बेची जाती है, वो 72 हूरों की होती है कि तुम फना जब हो जाओगे, जब फ़िदायीन बन के जब तुम ये घटना को अंजाम दोगे, तो उसके बाद जब तुम जन्नत में जाओगे, तो तुमको 72 हूरें जो हैं वो मिलेंगी, और अब आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो क्योंकि इस पर रिसर्च की तो उस टाइम इतना मटेरियल नहीं होता था, लेकिन अब आप यूट्यूब, गूगल के ऊपर आपको ये सारी रेफरेंसेस, ये सारे वीडियोस बताते हुए वो खुद से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये मिल जाते हैं आपको। जी। तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि इसके ऊपर फिर आपत्ति क्यों है, जो ऑलरेडी उनके लोग कह ही रहे हैं उस चीज़ को, अगर उसको कोई दूसरा उठाए तो उस पे आपत्ति है आपको कि आप हमें डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ऐसा क्यों है? आप डबल स्टैंडर्ड की बात क्यों कर रहे हैं? क्या ये सच नहीं है कि आपके वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिनके ऊपर ये लोग बेच रहे हैं? बात ये नहीं है कि ये कहाँ है, ये हदीस में है या कुरान में नहीं है, बात ये है ही नहीं। बात ये है कि क्या आतंकवादियों को ये सपना देके युवाओं को आतंकवादी बरगलाया नहीं जा रहा बनाया है। जी, जाता? जी, जी। गुलाब जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ़िल्म को इसलिए टारगेट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फ़िल्म है और एक बयार सी बह गई है इस तरह की फ़िल्म आने की, क्योंकि एक राष्ट्रवादी सोच की गवर्नमेंट इस समय है, तो उसको खुश करने के लिए इस तरह की फ़िल्म आ रही है, या हिंदूवादी गवर्नमेंट है इसलिए। चाहे वो कश्मीर फाइल्स की बात करें, केरला स्टोरी की बात करें, या अब 72 हुरों की। इस पर आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आइडिया नर्चर हुआ था और जब इस पे चर्चा शुरू हुई थी, इस पे स्टोरी राइटिंग शुरू हुई थी, ये वो दौर था जब जब ये ये जो सब कुछ शुरू राष्ट्रवादी भी नहीं हुई थी। सरकार जो हाँ। आप बता रहे हैं ये नहीं थी, तब मनमोहन सिंह जी का ज़माना था, और ये वो दौर था जब मुसलमान को मुसलमान कहने से लोगों को डर लगता था, पाकिस्तान को पाकिस्तान कहने से लोगों को डर लगता था। हमने उस काल में, उस समय में ये इस पे बात पे विचार किया था, और ये जानते हुए कि कितना विरोध होगा और कितना खतरा इसमें है सामने, लेकिन फिर भी एक सामाजिक तौर पे आपकी एक ज़िम्मेदारी होती है। आप कुछ करते हैं, ऊपर वाले ने आपको अगर कोई किसी स्थिति में पहुँचाया है, तो किसी न किसी रूप में हर आदमी अपने तरीके से अपने काम को आगे लेके जाता है। हम लोगों को एक अवसर मिला कि हम फ़िल्म निर्माण से जुड़े हैं, और हम फ़िल्म निर्माण के माध्यम से कोई ऐसी बात बता सकें जिसमें जो भटके हुए युवा हैं वो भी अलर्ट हों, वो उस रास्ते पे ना जाएँ, और जो लोग इसके विक्टिम बन जाते हैं, जो इससे तबाह कर दिए जाते हैं, वो भी अलर्ट हो कि किस तरीके से हमें तबाह किया जाता है। तो उस सोच के साथ हमने इस फ़िल्म के ऊपर विचार किया था। तो ये कहना सरासर गलत होगा कि एक राष्ट्रवादी सोच चल रही है इसलिए ऐसी फ़िल्में बन रही है, मैं कतई उसको स्वीकार नहीं करता। दूसरी बात, ये जो वर्ड प्रोपेगेंडा बोला जा रहा है, ये मैं समझ ही नहीं पाया कि ये प्रोपेगेंडा कहाँ से, किस डिक्शनरी से लोग निकाल के ले आते हैं कि अगर कोई भी चीज़, अगर अब ये मान लिया जाए कि राष्ट्रीय सोच की है और राष्ट्रीयता बताती है, तो क्या उसको प्रोपेगेंडा कहना चाहिए? और अगर कोई भी अंकुर कहीं फूटता है और राष्ट्रीयता को प्रस्फुटित करता है, तो उसको मैं कहता हूँ कि करें। हम मानेंगे कि प्रोपेगेंडा है। आप कहिए ऐसा प्रोपेगेंडा हम फैलाना चाहेंगे जो राष्ट्रीयता को बढ़ावा दे, जो भारत को बड़ा बनाए और जो भारत को महान बनाए। ऐसा प्रोपेगेंडा अगर है, तो हम उसको स्वीकार करते हैं। संजय जी, ये लाहौर पहली फिल्म, फिर 72 हुरें। पहले तो ये बताइए कि नेशनल अवार्ड्स के लिए फिल्म बनाते हैं, बैक टू बैक 2 फिल्में, 2 नेशनल अवार्ड, और स्पेशल मेंशन है इस फिल्म का तो यूनेस्को गांधी मेडल के लिए। उसके बाद लेकिन बहुत मेहनत है, चैलेंजेस मैं हमेशा ये बोलूँगा कि अब जब ये सार्थक हो रहा है, जब सिनेमा पे आएगा, इतने लोगों तक जाएगा, इसके बीच में जो चैलेंजेस हैं आप दोनों से जानना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हमें पता हैं कि शुरुआत में कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, लोग डरते थे, एक्टर्स के बारे में, एक्टर्स काम करने के लिए तैयार नहीं थे।
ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, कितनी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, ये सही कहा आपने। जब आप अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स को चुनते हैं, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के टर्म्स में जैसे वाइबल नहीं समझा जाता, कि इसको देखने के लिए लोग नहीं आएँगे क्योंकि आप एक ऐसे इश्यू की बात कर रहे हैं जिससे लोग बचना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर हम एक एस्केप रूट बेचते हैं सिनेमा के नाम पर, जिसके अंदर लोग आते हैं और कहा जाता है कि आप अपना दिमाग घर पर छोड़कर आइए और फ़िल्म देखिए, और 2 लोग आते हैं, वो भी अपनी जगह एग्ज़िस्ट करता है और अच्छी चीज़ है। तो यहाँ उस तरीके के सिनेमा का बोलबाला है। जब आप एक अनकन्वेंशनल चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको डिस्करेज किया जाता है हर स्टेजेस के ऊपर, क्योंकि उनको लगता है कि आप ये करेंगे, इसका बैकलैश होगा, लोग इसको नापसंद करेंगे, हमारे शेयर्स गिरेंगे, हमारे ऊपर चीज़ें आएँगी। मगर मुझे लगता है कि सिनेमा जितना एक पावरफुल मीडियम है, जो समाज के अंदर एक जागृति ला सकता है, उसका इस्तेमाल अगर बेहतर और संजीदा चीज़ों पर किया जाए, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, मनोरंजन के अलावा भी। तो मैं जिस वक़्त इस फ़िल्म के ऊपर काम कर रहा था, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी। उसी दौरान मैंने सर को ये आइडिया नरेट किया। उनको ये बहुत अच्छा लगा और हम लोगों ने इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी कि हम ये फ़िल्म बनाएँगे। मैं कुछ और कमर्शियल चीज़ें भी कर रहा था। उसके बीच में ये था, मैं एज़ अ फ़िल्म मेकर, हर एक फ़िल्म मेकर की एक वॉइस होती है। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी ये क्रिएटिव वॉइस बिकॉज़ ऑफ़ द अदर कमर्शियल फ़िल्म्स वो कहीं रह जाए। हुँ। तो मैं ये भी कहना चाहता था कि मैं इस तरीके से भी सोचता हूँ। ये वो चीज़ थी। बहरहाल वो जो और चीज़ें थी वो डिरेल होने की वजह से सिर्फ़ यही प्रोमिनेंटली सामने नज़र आ रही है फ़िल्म। रही बात नेशनल अवार्ड की, देखिए आप प्लान नहीं करते कुछ भी चीज़, कोई उम्मीद नहीं होती आपको, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस कर रहे होते हैं एक बेहतरीन फ़िल्म बनाने पर जो लोगों को पसंद आए। टोकूँगा इसमें, लोगों को ये लगता है कि नेशनल अवार्ड जो है वो इस गवर्नमेंट की वजह से, लेकिन पहला जो मिला है उस समय कोई और गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सत्ता थी, तब आपको मिला है, इस समय कोई और गवर्नमेंट है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट और आपकी मेहनत का वो जी, है। बिल्कुल, हुँ, बिकॉज़ देखिए मुझे नहीं लगता कि सरकारों का हस्तक्षेप इस तरीके की चीज़ों के अंदर होता है, और क्योंकि एक प्रोमिनेंट जूरी होती है जो ये डिसाइड करती है। मुझे दोनों ही सरकारों के अंदर नेशनल अवार्ड मिला है, और उस वक़्त भी मैं जो कहना चाहता था मैंने उस फ़िल्म के अंदर कहा। आज भी मैं वही कह रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ इस फ़िल्म के अंदर। ये अवार्ड बोनस होते हैं, आपके काम को सराहा जाता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। इसको जो और भी जो इफ़ी के अंदर अवार्ड मिला, जो इंडियन पैनोरमा में रही, ये एक फ़िल्म मेकर के लिए बड़ी उपलब्धियाँ हैं, जो मेरे लिए हैं, जो मैं जीवन भर सँजो के रखूँगा। बट अब क्योंकि फ़िल्म 7 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, वो जानना भी मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक फ़िल्म सक्सेसफुल होती है, तो वो कई सारे फ़िल्म मेकर्स के लिए रास्ते खोलती है, जो इसी तरीके की कहानी कहना चाहते हैं। सभी तरीके के सिनेमा के लिए स्कोप होता है। मैं किसी सिनेमा को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, वो कमर्शियल फ़िल्म्स, मेन स्ट्रीम, ऑफ बीट, हर फ़िल्म के लिए स्कोप होता है। हर व्यक्ति का अपना अंदाज़ है कहने का। मैं इसको इसी फ़ॉर्म में कहना चाहता था, और मैंने इसे वैसे ही कहा है जैसे मैं इसको बनाना चाहता था हमेशा से। मैं इस प्रोडक्ट से बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग इसके ऊपर टिप्पणी करें, ना कि इस वजह से कि ये फ़िल्म किसको क्या बात कह रही है, किसी वर्ग की बारे कह रही है या नहीं कह रही है, या इससे जुड़ी हुई और चीज़ों के बारे में हुँ। कहने की बात करने की बजाय कंटेंट के ऊपर बात करें। वो हो सकता है कि वो इससे डिसएग्री करें, हो सकता है एग्री करें, दोनों ही सूरत में, लेकिन वो इस पर चर्चा ज़रूर करें। यही जी, मेरी ख़्वाहिश है। गुलाब जी, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रोड्यूसर का, नींव आप रखते हो, पैसे आपके लग रहे होते हैं। आपको जब आइडिया दिया गया और अब तक जब फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है, जो चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्या कुछ रहा, कुछ वो बताइए? खासकर एक्टर्स के मामले में, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके हर चीज़, जो सब्जेक्ट है उसको लेकर आपको टारगेट किया गया होगा। हाँ, देखिए जब आपको लीक से हट के कोई काम करना है, अपना एक नया रास्ता निकालना है, नए रास्ते पे चलना है, तो ये मान के चलना है कि या तो जिस रास्ते पे बहुत लोग चल रहे हैं, आप उसी भीड़ का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, या आप अपनी एक अलग पहचान बना के अपने विचार को आगे ले जाने के लिए एक वो रास्ता चुन रहे हैं जिसपे कोई चलने को तैयार नहीं है। अगर आपका ये निर्णय है कि उस रास्ते पे चलना है, तो मुश्किलें तो आनी ही है, स्वाभाविक है। हुँ, आपको कहीं झाड़-झंखाड़ उनसे गुज़रना पड़ेगा। अब ये जो फ़िल्म थी, ये विषय अपने आप में चैलेंजिंग था। जैसा हमारे डायरेक्टर संजय जी ने बताया इस बारे में, ये स्वाभाविक है, हर कोई समझ रहा है ये बात कि चैलेंजिंग था। इस विषय पे बात करना भी लोग मुनासिब नहीं समझते, चर्चा करना भी मुनासिब नहीं समझते। उसके विज़ुअल मीडियम में ढालना, लोगों को ले जाके दिखाने का प्रयास करना बहुत चैलेंजिंग चीज़ है।
और इसको रोकने के बराबर पर प्रयास हुए, डे 1 से प्रयास हुए और आज तक हम लोग उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। हम्म। इंडस्ट्री से जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है, आमतौर पे इंडस्ट्री के पक्ष में हो विपक्ष में हो लोग आते हैं, अभी देख रहा हूँ कि लगभग गायब से हैं। और कुछ लोग के रिएक्शन आ रहे हैं, अभी रानी चटर्जी का बयान आया कि इस तरीके की फिल्म को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या कहते हो? नॉर्मली लोग रिएक्ट करते हैं जब आपकी फिल्म आती है, मगर इसके ऊपर इंडस्ट्री से ज़्यादा रिएक्शंस कुछ एक क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ही मैसेजेस भेजे हैं। बाकी आमतौर पर वो लोग भी मैसेजेस ही भेज रहे हैं, मतलब मैसेज सोशल मीडिया पे आमतौर पे कोई फिल्म आती है किसी भी तरीके जी की, अच्छी हो तो बुरी हो, उसके गाने, उसके टीजर सब कोई शेयर ट्वीट करते करता हैं, है, ट्वीट शेयर करते करता हैं। है। जी, आपने जी। वो देखा है कि हम्म। इसके ऊपर सभी लोग बच रहे हैं, हम्म। कोई भी बात करने से, इतना शेयर डर करने क्यों से। रहे हैं? यही मुझे लगता है कि शायद हमारे यहाँ पर एक हिपोक्रेसी है। हाँ। हम लोग लिविंग रूम के अंदर जो बात देखो, करते दबे हैं जबान से सब बात करते हैं, जी, आपके सपोर्ट में आते होंगे हर चीज, वो लोग खुल के बोल क्यों नहीं पा रहे हैं बिना फिल्म देखे? अगर कोई, अब जैसे रानी चटर्जी की बात है, उन्होंने फिल्म देखी नहीं है, जी, ट्रेलर से ही उन्होंने एक अपनी राय बना ली। जैसे मैं फिर बोल रहा हूँ कि पहले तो खासकर मुस्लिम युवाओं को ये फिल्म देखनी चाहिए, और उनकी सोच में 1% भी बदलाव आया ना तो फिल्म आपकी बहुत सार्थक हो जाएगी। जी, बिल्कुल सही बात है। मुझे सबसे ज़्यादा मैं यही चाहता हूँ कि मुस्लिम समुदाय जो है, वो इस फ़िल्म को देखे, क्योंकि जो हम बात उठा रहे हैं, वो कहीं उनके बीच में से ही निकल के आती है। और अगर ये फ़िल्म उनके साथ में कनेक्ट करती है या वो बात जो हम कहना चाहते हैं, उन तक पहुँचती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात होगी। हम्म। सार्थकता कहीं पर जो है फ़िल्म की, वो पूर्ण हो जाती है इस चीज़ को लेके। लोग कमाल की बात है, लोग रिएक्ट कर रहे हैं जो आपने बताया रानी चैटर्जी के बारे में कि उन्होंने उन्होंने तो फ़िल्म देखी ही नहीं है और वो इसके बारे में धारणा बना के बैठी हैं बाकी सारे लोगों के जैसे। तो बाकी लोग ठीक है, अगर एक तरीके का रिएक्शन देते हैं, मगर इंडस्ट्री के लोगों को तो ये समझना चाहिए कि फ़िल्म को देखने के बाद ही आप उसके बारे में बात करें। उनको कैसे पता कि फ़िल्म के अंदर क्या कंटेंट है हम्म। और जिसके बेसिस पर उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी। तो मुझे लगता है जल्दबाजी कर रहे हैं। पिक्चर देख के फिर शायद वो एग्री करें या डिसएग्री करें, वो उनका काम है। मगर एटलीस्ट फ़िल्म देखने के बाद में बात करें। उनको कैसे पता लग गया कि फ़िल्म के अंदर क्या है और ये किस नीयत से बनाई गई है या टारगेट करने के लिए चीज़ें की गई हैं कि आप पढ़ लीजिए कुरान को और उसके बाद में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने पढ़ी होती तो। आपको लगता है कि ऐसी फ़िल्म जब आप बनाते हैं तो रिसर्च करते हैं, तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं क्या? जब आप इतनी गंभीर विषय के ऊपर बात करें, एक-एक लाइन, एक-एक शब्द के ऊपर बहुत मेहनत की गई है, बहुत एक्सपर्ट्स की राय ली गई है, उसके बाद वो इस फ़िल्म का हिस्सा बने हैं। तो आप एटलीस्ट देख तो लीजिए, शायद हो सकता है कि आपको अपने शब्द फिर वापस लेने पड़ें। मैं अपने इंटरव्यू के जरिए क्लियर करना चाहूँगा आपसे पूछ के, क्या आपने अल्लाह को, कुरान को, किसी भी ऐसी चीज़ को जो लोगों के लिए पाक है, उनको टारगेट किया है? नहीं? तो जो भी है आप जी, आंसर दीजिए। देखिए हमने किसी को टारगेट नहीं किया इसके अंदर। मैं हमेशा से इसी बात को बार-बार बोल रहा हूँ, मैंने आतंकवाद की बात की है। पता नहीं क्यों लोग आतंकवाद के अंदर अपने आप को टारगेट होता हुआ देख रहे हैं। ये चौंकाने वाली बात है। दोनों चीज़ों में मतलब मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं जब कह रहा हूँ फ़िल्म के हर एक टीज़र, ट्रेलर के अंदर, पोस्टर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप आतंकवाद की बात कर रहे हो, विध्वंस की बात कर रहे हो। उससे कोई कैसे टारगेट हो सकता है? क्या वो उसको पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये असहज हो रहे हैं कि नहीं आप तो हमें टारगेट कर रहे हैं। मैं तो हमेशा से फ़िल्म का स्टैंड ही वही है। मैं एज़ अ डायरेक्टर यही बात कह रहा हूँ कि फ़िल्म टेररिज़्म की बात कर रही है, टेररिस्ट की बात कर रही है। उसके अंदर किसी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं होता है। अगर कोई टारगेट हो रहा है तो टेररिस्ट टारगेट हो रहे हैं। तो वही रिएक्ट करें ज़्यादा बेहतर है। सर, आप देखते हुए इंडस्ट्री से मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपने पहले भी फिल्म में काम किया है, कैसा रिस्पॉन्स आता है उन लोग का, और डर क्यों रहे हैं? मैं ये संजय जी से भी यही पूछना चाह रहा हूँ, आपसे भी यही पूछना चाह रहा हूँ। डर रहे हैं ऐसा मैं कह नहीं सकता हूँ कि डर रहे हैं या बच रहे हैं। हाँ, मतलब बच रहे हैं या दबे ज़बान से बात कर रहे हैं ना? कुछ लोग बचने की आप प्रयास करते हैं और उसके पीछे आपको जो हमारा सामाजिक और राजनीतिक ताना बाना रहा है पिछले 100 साल का, उसके ऊपर एक छोटा सा विचार करना पड़ेगा। शुरू से एक अपीजमेंट
का एक माहौल बना दिया गया भारत की आज़ादी के बहुत पहले से के सालों से। और ये कहा गया कि अमुक संप्रदाय जो है इसके बारे में कुछ नहीं बोलना है, वो जो कहे उसको चुपचाप से स्वीकार कर लेना है। और उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें कल्मिनेट होती चली गई और पीढ़ी दर पीढ़ी हम सब लोगों को ये सिखाया गया कि आप पाकिस्तान के बारे में बात मत करिए, मुसलमान के बारे में बात मत करिए। और उस वजह से ये जानते हुए भी कि हमने ना किसी धर्म के ऊपर कोई आक्षेप लगाया है, ना किसी धर्म ग्रंथ पे कोई आक्षेप लगाया है। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर धर्म ग्रंथ का सम्मान करते हैं। जितने भी महान हस्तियाँ आई हैं इस धरती पर, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी नाम, किसी भी रूप में आई, सबका सम्मान करते हैं और सबके प्रति आस्था रखते हैं। जैसे संजय जी ने बोला, पूरी तरीके से आतंक पर बात की गई है कि आतंक क्या है, कैसे विध्वंस कर रहा है और आतंक को पैदा कैसे किया जा रहा है। उसके लिए जो समाज में गलत अवधारणाएं बन गई है, गलत चर्चाएं बन गई है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर उनका नाम लेकर के किसी को गलत रास्ते पे डाला जा रहा है, आतंकवादी बनाया जा रहा है, ह्यूमन बॉम्ब बनाया जा रहा है, तो उसके ऊपर चर्चा करना और ये दिखाने का प्रयास करना कि इसको कैसे रोका जाए और कैसे ये समझ आप तक पहुंचाई जाए, उससे आहत अगर कोई होता है तो ये संदेहपूर्ण मामला है। इसका मतलब कि एक वर्ग विशेष के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी छद्म रूप में आतंकवाद के समर्थक हैं। और मैं ये मानता हूँ कि हर वो व्यक्ति जो इस फिल्म के विरोध में खड़ा हो रहा है, वो बिना देखे, बिना कहे, बिना उसकी कहानी जाने, वो कहीं न कहीं ये बताने का प्रयास कर रहा है छुपे हुए रूप में कि वो किसी न किसी रूप में आतंकवाद का समर्थक है। किसको डिफेंड कर रहे हो? आतंकवाद को डिफेंड कर रहे हैं इस फिल्म को गाली देकर। तो ये उनको विचारना है। और ये जो माहौल बाहर बना हुआ है, उससे बाकी लोग जो न्यूट्रल हैं, वो डरे हुए रहते हैं। उनको लगता है कि कुछ बोल दिया तो जिस तरीके से हमें धमकियाँ दी जा रही है, जैसे हम लोगों को बार-बार बोला जा रहा है कि साहब ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, वो उनको भी कहीं नहीं ना बोला जाए। तो इसलिए डर के मारे बेचारे अधिक से अधिक लोग बीच का रास्ता ले रहे हैं और चुपचाप अपने बैठे हैं। फिल्म इंडस्ट्री का तो चलिए ये रवैया है। आपके ऊपर, आप दोनों के ऊपर जिन लोग का भी आक्षेप है, ये इल्ज़ाम है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। फिल्म के ज़रिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की बात, 50 गवर्नमेंट आपकी हर चीज़, सीबीएफसी गवर्नमेंट के अधीन आता है। सीबीएफसी ने आपके ट्रेलर को रोक दिया। अब सीबीएफसी का फिर उस पे जस्टिफिकेशन भी आता है कि खबरें गलत। मीडिया में कहाँ से गलत खबरें? आप खुद बताइए, मीडिया क्या गलत खबर चला रही है? देखिए, हम डे वन से मीडिया ने जो बताया वो यही बात बताई कि एक वैलिड सवाल जो है वो उठाया गया। जिस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल चुका है, सर्टिफाइड हो चुकी है जो फिल्म, उसको उसी फिल्म से लिए गए शॉट्स के ज़रिए बनाया गया जो ट्रेलर है, वो कैसे आप मॉडिफिकेशन चाहिए, उसमें से आप शॉट डिलीट करने के लिए या कुछ कुरान के शब्द को म्यूट करने के लिए आप क्यों बोल रहे हैं? और क्यों आप चाहते हैं कि जो फिल्म टेररिज्म की बात कर रही है उसके अंदर जो बॉडीज पड़ी हुई हैं उसके अंदर से बॉडी पार्ट्स को, एक शॉट को निकाल देने की आप बात कर रहे हैं? अगर वो फिल्म के अंदर सही है तो वो ट्रेलर में गलत कैसे हो जाता है? हम इसकी बात कर रहे हैं और आप जो हैं 10 दिन लेते हैं इस निर्णय पर पहुंचने में कि आपको क्या म्यूट करवाना है और क्या निकलवाना है, ठीक एक दिन पहले जब अगले दिन आपका ट्रेलर आने वाला है। आप मुझे बताइए, क्या इतनी जिस ट्रेलर को बनाने में आपको हफ्तों महीनों लग जाते हैं, आप उसको एक दिन में उसका रिप्लेसमेंट लेके आ जाएंगे, आप उसके ऊपर काम कर लेंगे, बाकी चीज़ें उसके साउंड डिज़ाइन और सबके अंदर जो वक्त लगता है कि आप अपना निर्णय आपने बता दिया। अगर आप ये समय रहते इस चीज़ को बता देते, स्क्रीनिंग तो बहुत पहले हो चुकी थी उसकी, फिर आपके पास में फाइल इतने टाइम से, बिकॉज स्टेटस तो आपके मेल के ऊपर वही दिखा रहा था कि अभी निर्णय लेना है इसके ऊपर, तो आप इसको इतना वक्त क्यों लगा? आप लास्ट मिनट का ही क्यों इंतजार कर रहे थे? आपने कोई जरिया ही नहीं छोड़ा फिल्म मेकर्स के पास में, बिकॉज आपकी फिल्म 7 तारीख को रिलीज होने वाली है, उससे कम से कम आप 10 दिन पहले तो ट्रेलर को लेके आएंगे, लोगों को दिखाना चाहेंगे। और फिर कुछ जब आप ये बोलते हैं कि आप ये शॉट्स निकाल दीजिए तो फिर हम आपको सर्टिफिकेट के लिए कंसिडर करेंगे। भाई लेकिन हम उनसे क्यों निकाल दें? जो चीज़ फिल्म के अंदर है, ऑलरेडी पास हो चुकी है, उसको हम क्यों निकालें फिल्म के अंदर से? उसके लिए आपने उस बात का तो कोई जवाब ही नहीं दिया कि आप क्यों चाहते हैं कि उसको निकाल दिया जाए। और ये स्टैंड है हमारा कि हम उस फिल्म को उसी टोटलिटी में ही दिखाना चाहते हैं जिसके अंदर आपने उसको पास किया है, बिकॉज जो चीज़ें काटनी थी वो तो ऑलरेडी आप काट चुके हैं उसके अंदर से। तो हमारा ये निर्णय था कि हम ट्रेलर को, ठीक है, फिर हम इनके पास में, अगर आप ये नहीं देना चाहते हैं इसको और आप कट्स की डिमांड करेंगे तो हम आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि बिकॉज आपको अगर कट्स नहीं होंगे तो फिर आप ट्रेलर को पास नहीं करेंगे, यही बात है ना। और यही बात हमने ट्रेलर के लॉन्च के दौरान जो है, जब जो हमारा इवेंट था उसके अंदर कही है। अब वो ये बोलते हैं कि अंडर प्रोसेस। भाई आपके फिल्म की रिलीज के बाद तक कोई प्रोसेस चलेगा क्या आपका? अब कब इस चीज़ के लिए करेंगे? बिकॉज
जो चीज़ हमें सही लगी हमने फिल्म के अंदर से बना के आपको दिया है, और हम इस चीज़ पर स्टैंड करते हैं कि हम उसमें कट नहीं लेना चाहते, हम वो शब्द म्यूट नहीं करना चाहते, हम वो नहीं रखना चाहते, क्योंकि हमारे नैरेटिव का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये फिल्म के अंदर भी है। तो इसी स्टैंड के ऊपर हम हमेशा बात करते रहे। अब उनकी क्लैरिफिकेशन मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्या बात कहने की, बिकॉज हालांकि मैं हमेशा ये मेंटेन करता आया हूँ कि कट्स और मॉडिफिकेशन मांगना अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, ये मांगे जाते हैं। सेंसर बोर्ड जो है, जैसे हमारे यहाँ पर वैसे तो वो सर्टिफिकेशन का काम होता है, मगर वो जो सेंसर जो वो कर रहा है, ये चीज़ें अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, मांगते हैं, मगर आप वक्त देंगे उसके लिए। जब आपकी डेट ऑलरेडी सबको पता है कि आप ट्रेलर लेके आने वाले हैं, हम थिएटर में लेके आना चाहते थे क्योंकि हम फिल्म थिएटर पे रिलीज़ कर रहे हैं। देखिए, ये ऑप्शन हमारे पास में पहले से था कि हम ओटीटी पर डायरेक्ट आ सकते थे, मगर हम ये चाहते थे कि हम थिएटर के ऊपर आएँ, क्योंकि ये फिल्म हमें लगता है कि बड़ी स्क्रीन पर है, एक अलग एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। उसी फिल्म का ट्रेलर जो है वो थिएटर पर नहीं आ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं बची तो हमको डिजिटली उसको लॉन्च करना पड़ा, सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह के ऊपर हमने उस ट्रेलर को डाला। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है, ये एक हमारी ही परेशानी नहीं है, बाकी फिल्म मेकर्स की भी होगी। बहुत सारे लोग हैं जो लास्ट मिनट तक इस चीज़ को फेस करते चले आते हैं, तो कहीं पर अपने प्रोसेस को ज़्यादा स्मूदन करने की ज़रूरत है, फिल्म मेकर फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है, कि आप ये निर्णय अपना उनके ऊपर थोपिए मत। ट्रोल्स के हिसाब से मैं समझता हूँ आप गवर्नमेंट के लोग हैं, ट्रोल्स जैसा बोलते हैं, तो फिर गवर्नमेंट के लोग ही आपको क्यों नहीं सपोर्ट करते? देखिए तो उसी बात को क्लियर कर रहा है ना कि जो लोग बोल रहे हैं, यही ट्रोल जो बोल रहे हैं कि हम सरकार के लोग हैं, सरकार के लिए प्रोपेगेंडा फिल्म बना रहे हैं, तो फिर सरकार की तरफ से हमको क्यों नहीं सपोर्ट? हाँ, तो ये अपने आप में उनकी तरफ से तो रेड कारपेट बिछना होना चाहिए। अपने आप में क्लैरिफाई करता है कि ऐसा कुछ है नहीं, हाँ, सच्चाई नहीं। बिल्कुल। और आपकी फिल्म के जरिए ही पूछना चाहूँगा, क्या 72 हुरें मिलती हैं क्या? देखिए, ये आप फिल्म का जो क्रक्स है, हाँ। आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप 7 तारीख को ऑडियंस जो है वो थिएटर में देखे, और कि क्या मिलता है और कितनी मिलती है। आपने वो वीडियो देखा है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं आरजू काजमी, जी उन्होंने हमारे देश के मौलाना साजिद रशीदी साहब से पूछा था जी कि जी। मौलाना साहब, आपकी थ्योरी है 72 हुरें मिलती हैं और ये सब, तो ये बताइए कि मर्दों को तो 72 हुरें मिल जाएंगी, औरतों को क्या मिलेगा? आपने वो देखा होगा। जी, मैंने वो वीडियो देखा जिसमें मौलवी साहब ने आरज़ू काज़मी से बात करते हुए बताया कि उनको उनके शौहर मिलेंगे, हाँ, और वो हूरों की सरदार बनेंगी। सरदार बन जाएंगे। देखिए, जिस चीज़ के ऊपर हमें ट्रोल किया जा रहा है और हमारे को ये कहा जा रहा है कि हम एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, हम मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, उनके मौलवी मौलाना तो खुलेआम चैनल्स के ऊपर, पॉडकास्ट में, हर जगह पर जो है वो इस बात को कह रहे हैं, तो फिर हम इस बात को जब उठाते हैं तो गलत कैसे हो जाता है? और उन्होंने बहुत एक जेन्युइन सा सवाल पूछ लिया कि ठीक है, आपको 72 हुरें मिल रही हैं, हमें मान लीजिए चलो सरदार भी बना दिया उन, लेकिन शौहर वही, आप वो अलग। गुलाब जी, आप क्या मानते हैं इसको? नहीं, अब इस मामले में संजय ने बताया कि वो खुले तौर पे बात कर रहे हैं, जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उन्हीं के मुल्ला मौलवी बोल रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई ट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? और हम अगर वही बात बोल रहे हैं, हम वो सब बातें भी नहीं जा रहे हैं, वो सब डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आतंकवाद फैलाने के जो बहुत सारे तौर तरीके हैं, उनमें से एक मुख्य तरीका ये भी अपनाया जाता है, और जो सर्वविदित है, सब जानते हैं। कितनी जगह जितने इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, नार्कोटिक्स की रिपोर्ट आई है, उन सब में देखा गया है ये सब, कि लोगों को बताया गया है कि आप जाकर के काफिरों को मार दीजिए, आप जन्नत में जाएंगे और वहां पे आपको हुरें मिलेंगी। ये जो 72 हुरों वाला आइडिया है, ये आगे इसका सीक्वल बना सकते हैं क्या? क्योंकि औरतों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, 72 खूबसूरत मर्द, ऐसा टाइप का कुछ। देखिए, इस एक फिल्म के साथ में जितनी मुश्किलें, चैलेंज और जितनी ट्रोलिंग हुई है, और जो जिस तरीके की धमकियाँ आ रही हैं, मुझे लगता है कि आई एम डन विद दिस वन फिल्म, और इसके बाद में और अलग सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम करना है, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो इस लीग की फिल्म्स को आगे लेके जाएंगे। हर एक फिल्म जो है वो बहुत सारे फिल्म मेकर्स के लिए रास्ता खोलती है, एंड आई एम श्योर 72 हुरें जो है उसको देख के और भी फिल्म मेकर्स जो हैं, जो इस तरीके के संजीदा विषयों को उठाना चाहते हैं, जो और चीज़ें, उनको डेफिनेटली बहुत सारे नए फिल्म मेकर्स लेंगे। आप ये मानेंगे ना कि वो जो औरतें होती हैं, वो फ़िदाइन की जो संख्या है वो कम है मर्दों के, अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो। ये मेरे मानने या नहीं मानने का सवाल नहीं है। अगर सारे आप टोटलिटी में जितने भी आंकड़े आप देखेंगे, उनके पास कितने मोटिवेशन कितने नहीं है। आत्मघाती हमले हो रहे हैं, तो उसमें किसके लिए मोटिवेशन और किसके लिए नहीं मोटिवेशन है। जिनको मोटिवेट किया जा रहा है
वो जाकर के काफिरों को मार रहे हैं, सो कॉल्ड काफिर जो हम्म। जिनको ये बोलते हैं, और उनको जाके मार रहे हैं और जन्नत में जाने का प्रयास कर रहे हैं। जिनको मोटिवेशन के लिए ये लोग मुल्ला मौलवी कोई बात नहीं बता रहे, वो नहीं कर रहे। मुस्लिम युवाओं को, मुस्लिम नेताओं को फिल्म दिखाने जा रहे हैं और कंट्रोवर्सी तो इतनी जुड़ती जा रही है, अब जेएनयू भी जाने वाले हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? देखिए, मुझे लगता है कि हर एक समझदार व्यक्ति को, हर एक उसको जो सेंसिबल बात करता है, उसे ये फिल्म देखनी चाहिए। हम्म, और इसके ऊपर क्योंकि आइडिया कहीं पर फिल्म के पीछे यही होता है कि जिस चीज़ के बारे में हम बात नहीं कर रहे, अगर हम उसको सामने लेके आते हैं तो फिल्म के माध्यम से उस पर चर्चा हो। आपकी तरफ से प्रयास होगा कि लोगों को दिखाया जाए। मैं बिल्कुल, हम लोग, हमारी यही कोशिश है कि हम हर उसको जो उसका विरोध भी कर रहे हैं वो भी देखें जी। और फिर इसके ऊपर गंभीर बात करें, क्योंकि फिल्म उनको टारगेट नहीं कर रही है। हम अगेन बार बार इसी बात को कह रहे हैं, जिस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फिल्म देखें और उसके बाद में चर्चा करें इसके ऊपर। लेकिन वो इसके अंदर न जाने कौन सा एजेंडा खुद ढूंढ रहे हैं अपने लिए, और जिसकी वजह से फिल्म को टारगेट कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा फिल्म हमारी फिल्म को बता रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हर इवन जो उनके आलिम लोग हैं वो देखें फिल्म को और इसके ऊपर बात करें। बिल्कुल। आखिर में इस समय जो दर्शक आपको देख रहे होंगे भारत 24 में, क्योंकि इतनी मेहनत, इतने संघर्ष के बाद फिल्म आ रही है, उन सबको क्या कहना चाहोगे आप? बस प्रार्थना ही कर सकते हैं हम सब लोगों से। हमने जितने भी मेहनत कर सकते थे, जितने चैलेंजेस जो सामने आए उनका सामना करके, सारे ऑब्स्टिकल क्रॉस करके, ऊपर वाले के ब्लेसिंग से हम सबके सामने फिल्म लेकर के उपस्थित है 7 तारीख को। सब लोग जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा घरों में जाएं, सिनेमा देखें और अपनी राय दें और उसका आनंद लें, और उससे कुछ सीख सके तो ज़रूर सीखें और बाकी लोगों को भी बताएं। जी, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, 7 जुलाई को अब कुछ ही दिन बचे हैं। 72 हूरों का तिलिस्म क्या है ये अब खुलने वाला है, तो आप ज़रूर आके देखें कि क्या है ये फिल्म और क्या है वो जो आप सुनते चले आ रहे हैं। 72 हूर का जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है, जिहादी तैयार किए जाते हैं, फिदायीन तैयार किए जाते हैं, उसके पीछे चलने वाले इस तिलिस्म के बारे में क्या है इसकी सच्चाई है। तो इसके लिए आप ज़रूर आएँ, इस फिल्म को देखें और अपनी राय दें। बहुत और बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और उम्मीद करते हैं जिस शिद्दत से, जितनी मेहनत से आप लोग ने फिल्म बनाई है, आपके टारगेट ऑडियंस तमाम दर्शकों तक ये फिल्म जाए। और अगर, जैसे मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि 1% लोगों की सोच में वो बदलाव आ सके, वो बिना फिल्म देखे जो इस इंटरेक्शन को क्रिएट कर रहे हैं और इसे अलग अलग तरीके के एक ढांचे में ढाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिल्म जो है वो सार्थक हो जाएगी, और उम्मीद करता हूँ वो करेगी ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।